अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी स्टडीज़ पे बहुत अच्छे से फोकस कर रहे होंगे। बहुत टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, इसके लिए बहुत माज़रत। इंशाल्लाह अब आगे आप लोगों को वीडियोस मिलती रहेंगी। आज का जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वीडियो बनाने के लिए वो है डायमेंशनल इक्वेशंस। आप लोग अगर फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को ये बात पता होगी कि आपके पास जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें एक हमारे पास टॉपिक है डायमेंशंस का, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। हम लोग फार्मूलाज़ को चेक करते हैं कि डायमेंशनली वो करेक्ट हैं कि नहीं, किस तरीके से करते हैं। इंशाल्लाह वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि डायमेंशनल इक्वेशन होती क्या है। एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं और वो एक फार्मूला हमें दे रही होती हैं, उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन। अब ये जो है इक्वेशन कैसे हम क्या कर रहे होते हैं, इसमें ये ऑब्टेन कहाँ से होती है हमें, ये डायमेंशनल फार्मूला हमें दोनों साइड्स पे यानी लेफ़्ट और राइट हैंड साइड पे हम दोनों को इक्वेट करते हैं और उन दोनों की डायमेंशंस को देखते हैं कि वो हमारे पास इक्वल हैं या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने निकालना है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम और अगर उसकी हमने डायमेंशन चेक करनी है तो हम उसकी इक्वेशन के जो फार्मूला का लेफ़्ट साइड है और जो राइट हैंड साइड है उन दोनों साइड्स पे देखेंगे कि हमारा जो फार्मूला है वो दोनों साइड्स पे हमें सेम डायमेंशंस देता है कि नहीं। ठीक है, हमें पता है कि टाइम पीरियड जो होता है वो किस डायमेंशन में होता है, टाइम की, और टाइम क्या होता है, उसकी डायमेंशंस होती हैं हमारे पास टी। ठीक है, टाइम हमेशा हम लोग सेकेंड्स में मेजर करते हैं। तो अब हमारे पास टाइम पीरियड जो है हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे हो गया, उसकी डायमेंशन हमें पता चल गई कि टाइम की डायमेंशन है। तो हमारे पास जो हमारी इक्वेशन का राइट साइड है, जो हमारा फार्मूला है, उसकी डायमेंशंस भी टाइम की होनी चाहिए। तो ये चीज़ हम लोग प्रूव करते हैं डायमेंशनल इक्वेशन के ज़रिए। अब हमारे पास डायमेंशंस क्या होती हैं। डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में कैसे डिफाइन की जाती है, द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर रेज्ड टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि जिन पावर्स में हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं वो हमारे पास डायमेंशंस कहलाती हैं। अब हमेशा जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो हमारी बेस यूनिट्स के टर्म्स में हम लोग डिफ़ाइन करते हैं उनको। अब हमारे पास जो बेस यूनिट्स हैं वो क्या हैं, यकीनन आप सब वो जानते हैं जी, बिल्कुल, लेंथ, मास और टाइम। लेंथ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एल, मास के लिए एम और टाइम के लिए टी, और जो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रही होती हैं कि ये हमारी डायमेंशंस हैं। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज़ होता है कि हम इन डायमेंशनल इक्वेशंस को यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसका जो यूज़ है उसको देख लेते हैं, टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। यानी कि हमें पता चलता है कि जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, अब बेस क्वांटिटीज़ तो हमारे पास लेंथ, मास, टाइम है, लेकिन इसके बाद हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ आ जाती हैं। ठीक है, जैसे हमें पता है कि हमारे पास फोर्स है, उसके अलावा हमारे पास फिर चार्ज है, और इसके अलावा बहुत सारी हमारे पास हमारी एनर्जी आ जाती है, यानी एनर्जी के टर्म्स में हम लोग लिखते हैं चीज़ों को, और फिर हमारी बहुत सारी और भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, लेंथ, मास और टाइम से हट के, तो उनको हम लोग कैसे जो है बेस क्वांटिटीज़ के साथ रिलेट करते हैं, ये हमें डायमेंशनल इक्वेशंस बताती हैं। कैसे, इसको करके देखते हैं जी। तो हमने बात की कि बेस क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, लेंथ, मास और टाइम। अब हम आते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की तरफ। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं फोर्स का फार्मूला हमें न्यूटन के सेकंड लॉ से मिलता है, F = ma। m तो हमें पता है कि वो मास है, एक्सेलरेशन a। ठीक है, a क्या है, a बेसिकली है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक, हम इसको अगर फार्मूले को इस तरह से लिखें तो हमारे पास फोर्स किस तरह से हो जाएगी, m × del v/t। अब इसमें वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम उसकी जगह उसकी सब्स्टिट्यूशन कर लें तो हम जानते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस होता है वो हम किस तरह मेजर करते हैं, उसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर्स, जो कि हमारे पास लेंथ का यूनिट है बेसिकली। ठीक है, हमें पता है ना बेस क्वांटिटीज़ और बेस यूनिट्स होते हैं। तो हमारे पास जो मास का यूनिट है वो किलोग्राम होता है, टाइम का सेकेंड्स, लेंथ का मीटर। तो हमारे पास जो डायमेंशंस आ जाती हैं फोर्स की वो आ जाती हैं डायमेंशंस ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड डायमेंशंस ऑफ टाइम। तो देखा किस तरह से हमारा जो डायमेंशंस थी उन्होंने हमारा जो डिराइव्ड फार्मूला था, डिराइव्ड क्वांटिटी थी, उसको रिलेट कर दिया जाके हमारी बेस क्वांटिटीज़ के साथ, यानी कि हमें इन टर्म्स ऑफ मैथ, लेंथ एंड टाइम हमें फार्मूले की जो है वो डायमेंशंस मिल गई। तो अब हमें मिल गया
कि किस तरह हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं वेरियस फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बीच में। दूसरी चीज़ आ जाती है चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिज़िकल रिलेशन, यानी कि डायमेंशंस के ज़रिए हम ये चेक कर सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है या जो हमारा फार्मूला है वो करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, किस तरह से, इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, इसकी एग्जांपल हम कैसे लेंगे। अब हमारे पास ये फार्मूला है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम का। ठीक है, फार्मूला हमारे पास क्या होता है, t = 2 पाई √L/g। अब हमें पता है कि t क्या है, टाइम पीरियड है, तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये डिराइव्ड क्वांटिटी नहीं है, बेस क्वांटिटी है, तो हमें पता है कि इसकी डायमेंशन सिंपली हमारे पास क्या होगी, t। लेकिन अगर हम आए 2 पाई पे, तो 2 पाई क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, हमारे पास हमेशा फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन होती हैं। अब पीछे बच गया √L/g। तो L का तो हमें सिंपली पता है कि उसकी डायमेंशंस होंगी L। ठीक है, और लेंथ की डायमेंशन L होती है, और अंडर की वजह से उसके ऊपर 1/2 आ गया। और हमारे पास जो हमारे होता है ग्रेविटी एक्चुअली क्या होती है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ही होती है, और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसको बोलते हैं हम लोग। तो इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर/सेकंड स्क्वायर। मीटर/सेकंड स्क्वायर से हमें ये बात पता चल गई कि हमारे पास जो इसकी आ जाती है डायमेंशन, वो क्या होगी, L/t-2। ठीक है, अब L/t-2 में हम लोगों ने क्या किया कि हमारे पास चूँकि अंडर रूट के था, g जो है वो अंडर रूट में था, तो हमने L के ऊपर भी पावर हाफ लगा दी, और t की पावर -2 थी, और उसके साथ हमने हाफ को मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब हम लोग इसको अरेंज करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास L की पावर जो हाफ है वो दोनों डायमेंशन एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो रही हैं, और T की पावर -2 में हाफ जो है वो उसको ख़त्म कर रहा है, तो पीछे हमारे पास सिर्फ जो बच जाती है चीज़ वो बचती है T की पावर +1, यानी कि डायमेंशन हमारे पास √L/g की क्या आ गई, T। तो देखें हमारे पास दोनों साइड्स पे जो डायमेंशन हैं वो प्रूफ हो गई कि वो क्या होती हैं, T ही होती हैं। तो इससे ये साबित हुआ कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। अच्छा जी, अब एक इसका यूज़ क्या है कि हम वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को जो है वो फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल हम इसको तरह देखते हैं कि जैसे अभी हमने पीछे किया कि हमने हमारे पास जो फोर्स थी उसको हमने इन टर्म्स ऑफ लेंथ, मास और टाइम लिखा। अब अगर हम उसका फार्मूले की बात करते हैं तो इसकी एग्जांपल देखते हैं कि जिस तरह हमने यहाँ पे फोर्स को इन टर्म्स ऑफ डिराइव कर लिया था मास, लेंथ एंड टाइम के। ठीक है, हमारे पास फार्मूला मौजूद था, हमें क्या था पता कि हम लोग किस तरह से एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। लेकिन अब अगर हम क्या करें कि फोर्स हमें पता है उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, और फोर्स किसके इक्वल होती है, ma के इक्वल। तो मैं क्या करूँगी, मेरा न्यूटन किसके इक्वल हो जाएगा, आता है kg/s/2 के। यानी कि अगर मैं चाहूँ तो फोर्स को बजाय इन टर्म्स ऑफ न्यूटन्स लिखने के मैं लिख सकती हूँ kg/s/2। यानी कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स से मैं दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में चली गई, यानी कि डिराइव यूनिट्स को छोड़ के मैंने क्या किया, बेस यूनिट्स को चूज़ कर लिया। एक लास्ट चूज़ जो इसका रह जाता है वो क्या है, टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट्स इन अ गिवन रिलेशन। इसकी हम 2-3 एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का, जिसका फार्मूला होता है Gmm/r²। अगर हमने इसमें g का डायमेंशंस निकालने हो, हमें g के डायमेंशंस नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, डायमेंशंस को यूज़ करते हुए g का जो है डायमेंशन निकालेंगे, वहाँ से हमें g की यूनिट्स मिल जाते हैं। किस तरह से, इसको हम देख लेते हैं कि हमारी एग्जांपल है, अगर हम ले लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का तो हमें पता है कि ओवरऑल फोर्स का यूनिट हमेशा क्या होता है, न्यूटन्स होता है। लेकिन हमें g का यूनिट नहीं पता, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट नहीं पता। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट हम कैसे निकालेंगे, हम इसको रीअरेंज करके g = F r²/mm लिख लेते हैं। अब हमें पता है इन टर्म्स ऑफ जो फोर्स है वो हम इसको लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, F = ma, तो हमने उसको पुट कर दिया। उसके बाद हमारा जो स्मॉल m से कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास यूनिट्स बचते हैं वो क्या बचते हैं, हमारे पास यूनिट्स में अगर हम लिखना चाहें तो g के यूनिट्स बनते हैं m/s²। ठीक है, जो कि हमारे पास फोर्स का यूनिट था, लेकिन उसमें से किलोग्राम निकल गया क्योंकि वो एक कैंसिल आउट हो गया। फिर बचा मीटर² जो कि r² का था, और नीचे आया हमारे पास किलोग्राम। इसको रीअरेंज करने से हमारे पास बनता है m³/kg/s²। लेकिन ये हमारे पास ऐसा यूनिट्स की टर्म में नहीं है, तो अगर मैं क्या करूँ, इसको ऐसा यूनिट्स बनाना चाहूँ तो किस तरीके से बनाया जाएगा, इसको मैं अरेंज कर लेती हूँ। 1 किलोग्राम मैंने ऐड मल्टीप्लाई किया और 1 डिवाइड किया। ठीक है,
किलोग्राम 1 मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर, ये मुझे पता है ये किसके इक्वल होता है, न्यूटन्स के इक्वल होता है। और जो मेरे पास मीटर स्क्वायर बचेगा और एक पर केजी बचेगा, उसको हम साइड पर रख देते हैं। अब मेरा जो यूनिट बन जाएगा वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और हमारी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है इसकी वैल्यू किसके इक्वल, जी जो है हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मैंने इसको गलती से कह दिया, ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसको आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर हम इसकी डायमेंशंस देखें तो डायमेंशंस कैसे बनेंगी इसकी, हमारे पास मीटर क्यूब है तो हमारे पास L का क्यूब आएगा इसकी डायमेंशन में, केजी का पर केजी है तो m की पावर -1 आएगी डायमेंशन में, और पर सेकेंड स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि t की पावर -2 होगी वाइल यूजिंग डायमेंशंस। ठीक है, तो इसकी डायमेंशंस होंगी L3 m-1 t-2। तो ये हो गया हमारा एक आध एग्जाम्पल हम इसकी और देख लेते हैं। ओके, एक और एग्जांपल हमारे पास क्या हो जाती है, टाइम पीरियड अगर हम लिखें मैथ स्प्रिंग सिस्टम का, तो इसमें हमें ये नहीं पता। फॉर एग्जांपल अगर हमें नहीं पता तो हम लोग अब कैसे इसको प्रूव करेंगे कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। हमें के जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसके यूनिट्स नहीं पता, उसकी डायमेंशंस नहीं पता। तो इसका जो फार्मूला है हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स का, F = -k(x) का, इसका अगर हम नेगेटिव साइन फिलहाल इग्नोर कर दें, हमें इसका यूनिट्स चाहिए, तो हमारे पास k जो है वो क्या आ जाएगा, F/x, यानी कि ma/x। ma हमें पता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और हमारे पास x जो है इन टर्म्स ऑफ मीटर हम लिखेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट लेंथ का मीटर होता है। तो हमारे पास k के यूनिट्स आ जाते हैं किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने देखना है कि टाइम पीरियड जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं मैथ स्प्रिंग सिस्टम का। तो हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 2π के तो डायमेंशंस होती नहीं है, तो हमने देखनी है m/k की डायमेंशंस। तो m/k हमारे पास हो गया किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट आ गया हमारे पास। अब किलोग्राम से कैंसिल हो गया, और अगर हम लोग सेकेंड को ऊपर शिफ्ट करते हैं तो हमें पता है कि साइन चेंज हो जाता है पावर का। तो हमारे पास हो गया √s² जो कि आ गया सेकेंड्स के इक्वल, यानी कि √m/k का यूनिट क्या है, सेकेंड्स। इससे हमें पता चला कि इसकी डायमेंशंस क्या होंगी, √m/k की डायमेंशंस ऑफ टाइम, यानी कि हमारा जो राइट हैंड है और लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है उसकी दोनों की जो डायमेंशंस हैं वो दोनों ही क्या है, टाइम। तो इससे ये पता चला कि जो हमारा फार्मूला है वो डायमेंशनली करेक्ट है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, और आगे फर्स्ट ईयर वालों के पेपर्स आने वाले हैं तो बहुत सारी मेहनत करिएगा, अच्छे मार्क्स लेके आइएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।